हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज़ का नाम है एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ में बच्चों हमने क्या रखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रखा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 18, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर की बच्चों एक क्लास हमारी प्रीवियस हो गई है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उसके आगे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वो क्या रहेगा बच्चों, न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, कि हमारे न्यूरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो कौन है बच्चों, न्यूरॉन है। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, इस न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं फटाफट से कल का लेक्चर 2 मिनट में रिवाइज कर देती हूँ, फिर फटाफट से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके मैम, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों मैंने कल का ये चैप्टर स्टार्ट किया, तो इस चैप्टर में ने फर्स्ट लाइन लिखी है कि हमें हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, इसके लिए बच्चों हमारी जो ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो ऑर्गन है, उनका एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना जरूरी है। ओके मैम, ये बात तो सही है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है तो ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना पड़ेगा। मैम पहले तो ये बताओ होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस होता है बच्चों मेरी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब है मेरी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहना चाहिए। मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों मेंटेन रहना चाहिए। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं एक थार के डेजर्ट में चली जाऊँ जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कितना रहना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर मैं एक ऐसे इलाके में चले जाऊँ जहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कितना रहना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहना चाहिए। मेरी बॉडी के अंदर जो आयन का बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। मेरी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसका बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। और मेरी बॉडी का जो बॉडी शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, मेरी बॉडी का शुगर लेवल हो गया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, मेरी बॉडी का आयन बैलेंस हो गया, मेरी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस हो गया, ये सब बच्चों में इंटरनल इन्वायरमेंट है मेरी बॉडी का। और इस इंटरनल इन्वायरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो इसलिए बच्चों मेरे ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से काम करते हैं कि मेरी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन है, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। तो मैम कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है मैम, आपने बोला कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना है। होम्योस्टेसिस क्या, हमने वो भी समझ लिया। तो मैम ये तो बताओ कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आपने एक टर्म बोला कोऑर्डिनेशन में काम करना। बच्चों कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलकर अपने काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, तो उससे बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे घर पे बहुत सारा काम रहता है। घर की सफाई करनी होती है, घर को सजाना है, डेकोरेट करना है, मिठाइयाँ लेके आनी है, मिठाइयाँ घर पे भी बनाते हैं, तो सब कुछ काम रहता है। तो हम क्या करते हैं, सभी हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मम्मी हमें कोई काम देती है, फिर हम मम्मी को ये काम करके देते हैं, मम्मी को बताते हैं मम्मी हमने ऐसे ही किया, पापा बोल देते हैं बाजार से लेके आना है, ये करना है, वो करना है। तो हम सभी फैमिली वाले मिलकर क्या करते हैं, अच्छे से काम को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारी अच्छे से दिवाली बन जाती है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों हमें हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना होता है। कोऑर्डिनेट मैनर का मतलब होता है बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन जब एक दूसरे के काम में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं काम को, एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, कोऑर्डिनेशन। ओके मैम, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको तो दिवाली का एग्जाम्पल दे दिया। एनसीईआरटी ने हमारी बॉडी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखे, तो वो है बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया कि जब मान लो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, जब मान लो दिवाली में आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, घर को साफ करना है, पूरे घर का सामान, मतलब पहले एक रूम का सामान सारा बाहर निकालना है, फिर वापस उसको लगाना है, बेड को साइड करना है, ये करना है, वो करना है, अलमीरा को साफ करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है। ठीक है, तो मान लो कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो या फिर जिम में गए हुए हो, तो उस टाइम में बच्चों क्या होता है, आपकी बॉडी में जो मसल है बार बार कॉन्टैक्ट होगी, और मसल कॉन्टैक्ट होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी लगता है। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर जो मेरी एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्या मैंने सही बोला? फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर मेरी एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। बच्चों जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, मेरी बॉडी को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा आप ऐसे हांफने लग जाते हो, जल्दी जल्दी से तो ब्रीथ इन करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर ले पाओ। तो इसलिए बच्चों क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर लेके आएगा, आपकी बॉडी के अंदर लेके आएगा। वहीं पे बच्चों जो आपका हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, कॉन्टैक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, जिससे कि जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर है वो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आपके ऑर्गन्स के पास में, आपकी मसल्स के पास में, आपकी सेल्स के पास में। वहीं पे जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है वो तेजी से फ्लो करेगा, जिससे ज़्यादा से जल्दी क्या उसके आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल सके, ब्लड मिल सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम
कैसे काम कर रहा है, जल्दी जल्दी से काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, फटाफट से ऑक्सीजन आके दे रहा है। ब्लड क्या, हार्ट क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को फटाफट से ब्लड के अंदर मिक्स करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट को फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, जल्दी जल्दी उस ऑक्सीजन को आपके ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक दूसरे काम में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से चाहे वो किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स क्या करें फटाफट से, क्या होगा, लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन आती है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका ब्लड वेसल्स हो गया, आपका ब्लड हो गया, और आपका न्यूरॉन्स हो गया। न्यूरॉन्स कैसे बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो न्यूरॉन फटाफट से क्या करें, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करें मसल के ऊपर कि फटाफट से कॉन्टैक्ट होगा आप। तो इस तरीके से बच्चों सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक फिजिकल एक्सरसाइज को करवाने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे काम में हेल्प करते हैं, एक दूसरे काम में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में आपने देखा, जब बच्चों आपने फिजिकल एक्सरसाइज करना कर दिया बंद, ऐसे थे ना पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज ही करते रहोगे, पूरा दिन पोछा ही लगाते रहोगे, रेस्ट भी तो करोगे। फिजिकल एक्सरसाइज आपने कर दी बच्चों स्टॉप, तो आपके सारे फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जैसे अब आप ऐसे हाँफते नहीं रहोगे, फटाफट से ऑक्सीजन अंदर नहीं लोगे, आपका हार्ट जल्दी जल्दी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, तो सारे के सारे काम करना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वापस से आपकी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी तो दिवाली चलेगी तो ऐसे तो ना पूरे साल ही पोछा लगाते रहेंगे, घर साफ करते रहेंगे, घर को डेकोरेट करते रहेंगे, बस ठीक है, दिवाली बन गई, अच्छी से दिवाली बन गई, दिवाली खत्म हो गई, हम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, वापस से डेली रूटीन के काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही बच्चों जब आपने फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर दिया तो उस टाइम पे बच्चों जो आपके चेंजेस आए थे बॉडी में वो भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो रुकना भी तो जरूरी, कोऑर्डिनेट। अब ठीक है, बोलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कि अब नीचे ऑक्सीजन मैं नहीं लेके आऊँ बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन, नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, तो ठीक है, हार्ट भी नहीं पंप करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को, ज़्यादा ब्लड वेसल्स में ब्लड भी तेजी से फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन होता है। ओके मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, हमारी बॉडी के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी, दो सिस्टम मिलकर बच्चों इस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। उन सिस्टम का नाम है बच्चों न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम बच्चों मिलकर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके, एक दूसरे की हेल्प करके बच्चों हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इन दोनों के फंक्शन को बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। कौन कौन से दो सिस्टम बच्चों, मेरे न्यूरल सिस्टम और बच्चों मेरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में बच्चों हम न्यूरल सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, और आप इससे आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगी। ओके मैम, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करने का मतलब होता है बच्चों दोनों के दोनों सिस्टम, जो आपके न्यूरल सिस्टम में और जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, वो मिलकर आपकी एक्टिविटी को, जो बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी चल रही है उनको मेंटेन करते हैं। ओके मैम, उसके बाद में बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मैम थोड़ा सा न्यूरल सिस्टम के बीच में और थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके मैम, बच्चों जो न्यूरल सिस्टम है उस पर कौन हेल्प करेगा, कौन काम करेगा, न्यूरॉन काम करेंगे। नाम से पता चला न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन काम करेंगे। वहीं पे बच्चों आपको जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें कौन काम करता है, बच्चों आपके हार्मोन्स काम करते हैं। हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन होता है, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स के थ्रू आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। ओके मैम, बच्चों जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है वो फास्ट होता है, इससे जो अपने कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे वो फास्ट होगा। वहीं पे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लो होता है, इससे जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो स्लो होता है। बट बच्चों जो आपका न्यूरॉन है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब न्यूरॉन से जो आपने कंट्रोल किया, जो कोऑर्डिनेशन किया वो शॉर्ट लिव्ड होगा, वो थोड़ी सी टाइम के लिए देगा। बट जो एंडोक्राइन सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, जो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो लॉन्ग लिव्ड होता है, वो लंबे टाइम तक रहता है। ओके मैम, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, न्यूरल सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी लिखा है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसमें कैसे कनेक्शन होता है, कैसे कंट्रोल होता है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके मैम, तो चार बातें ध्यान रखनी है न्यूरल सिस्टम के बारे में। मैम न्यूरल सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट रेगुलेशन होगा, कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। मैम न्यूरल सिस्टम फास्ट है। मैम न्यूरल सिस्टम का टाइम कम है, मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए इफेक्ट रहता है, फास्ट तो है बट टाइम शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से टाइम के लिए इफेक्ट रहता है। और मैम न्यूरल सिस्टम जो है इसमें कौन काम करता है, बच्चों न्यूरॉन्स काम करते हैं। वहीं पे मैम जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम उसमें हार्मोन्स काम करेंगे। मैम मेरा एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है बट बच्चों कैसा लॉन्ग लिव्ड है, उसके जो इफेक्ट रहता है बच्चों वो ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं। ओके मैम, यहाँ तक बात समझ में आएगी। ये फर्स्ट पेज जो है जो हमारी एनसीईआरटी का, वो तो यहाँ पे कंप्लीट। फिर हमने सेकंड पेज पढ़ा था, क्या हमने देखा था, न्यूरल सिस्टम, क्योंकि हम इस चैप्टर में न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो हम न्यूरल सिस्टम को स्टार्ट करें। सेकंड पेज पे एनसीईआरटी लिखा है न्यूरल सिस्टम के बारे में कि न्यूरल सिस्टम की क्या होता है, न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरल सिस्टम में क्या मिलेगी बच्चों, आपको कौन सी सेल देखने को मिलेगी, स्पेशल सेल्स देखने को मिलेगी, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के पास में तीन प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है, तो इसे पता चल जाता है कोई इन्फॉर्मेशन आई उसे डिटेक्ट करेगा बच्चों, फिर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर बच्चों उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा कि ट्रांसमिट कर देगा दूसरे न्यूरॉन के पास में, दूसरे मसल के पास में, दूसरी ग्लैंड के पास में, कहीं पे भी कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो न्यूरॉन के पास में क्या है बच्चों, न्यूरल सिस्टम की फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट क्या बच्चों, आपकी न्यूरॉन है, स्पेसिफिक सेल है, इसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करना, ये तीनों इसके काम है। ओके मैम, फिर एनसीईआरटी लिखा कि जो आपकी लोअर इनवर्टिब्रेट है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट है लाइक हाइड्रा, उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है बच्चों वो सिंपल होता है, और जो आपके हायर वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट का तो न्यूरल सिस्टम कैसा होता है बच्चों, सिंपल होता है। जबकि हायर वर्टिब्रेट है लाइक ह्यूमंस, उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है बच्चों वो कैसा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपको क्या ध्यान है, आपको ध्यान है हाइड्रा जो है,
हाइड्रा किसका मेंबर बच्चों, स्लेंटेटा का मेंबर है, नाइटेरिया का मेंबर है। हाइड्रा के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मिलेगा। अब आप उससे पूछ ले कि हाइड्रा के अंदर उसका न्यूरल सिस्टम कैसा है, तो आपको क्या बताना है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। ओके मैम, वही भी बच्चों फिर एंसर लिखा इंसेक्टा में। इंसेक्टा जो है बच्चों आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इंसेक्टा किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इनमें थोड़ा सा हाइड्रा से वेल डेवलप होता है। हाइड्रा के कंपेरिजन में कैसे वेल डेवलप है, हाइड्रा से कंपेयर कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज होता है कंपेरिजन टू हाइड्रा। क्या क्या मिलेगा बच्चों इंसेक्टा में, इंसेक्टा में आपको देखने को मिलता है ब्रेन। इंसेक्टा में क्या चीज मिलता है बच्चों, ब्रेन। तो इंसेक्टा में 3 चीजें इंसेक्टा लिखी है, उसके न्यूरल सिस्टम में क्या होगी, ब्रेन होगा इसके पास में, मैम इसके पास में गैंग्लिया होगा, और मैम इसके पास में क्या होगा, न्यूरल टिश्यू होगा, न्यूरल टिश्यू का। ये 3 चीजें मिलकर बच्चों क्या करती है, इंसेक्टा का नर्वस सिस्टम बनाती है, न्यूरल सिस्टम बनाती है। हाइड्रा के पास में तो ओनली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, बट इंसेक्टा का थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है कंपैरिजन टू हाइड्रा। इसके पास में ब्रेन है, इसके पास में गैंग्लिया, इसके पास में न्यूरल टिश्यू है। बच्चों गैंग्लिया क्या होता है आपके माइंड में आएगा बच्चों, गैंग्लिया। देखो बच्चों, आप जब हम ह्यूमंस का न्यूरल सिस्टम पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हमारा न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है मैम, 2 चीजें होती है, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों अगर आप बेसिक से एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखो तो उसमें क्या होता है, मैं बना के दिखाऊँ आपको। एक बेसिक से हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, ऐसे एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है बच्चों। ये जो बीच में मैंने बनाई ये तो है बच्चों सेल बॉडी। ये तो क्या, न्यूरॉन की एक सेल बॉडी है, न्यूरॉन के पास में एक सेल बॉडी होती है। जैसे हर सेल के पास में उसकी सेल बॉडी होती है, ये तो क्या बच्चों, न्यूरॉन की सेल बॉडी है। वहीं पे बच्चों सेल बॉडी से आगे से ब्रांचिंग निकल लेते हैं, प्रोजेक्शन निकल लेते हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। और बच्चों इससे आगे एक लंबा सा क्या निकलता है, एक फाइबर निकलता है जिसे बोलते हैं एक्सोन। तो ये 3 चीजें बच्चों बेसिकली एक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होती है। डेंड्राइट होती है उसके पास में सेल बॉडी होती है, उसके पास में एक्सोन होता है। इन 3 चीजों से मिलकर बच्चों क्या होता है, एक न्यूरॉन बनाता है, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। बच्चों डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम किसका होता है, डेंड्राइट का होता है। डेंड्राइट से आगे सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से आगे एक्सोन में जाते हैं। तो ये एक न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन का हम बोल सकते हैं सिक्वेंस होता है कि कैसे एक एक्शन पोटेंशियल का, कैसे एक स्टिमुलस का, कैसे एक इन्फॉर्मेशन कंडक्शन होगा। सबसे पहले डेंड्राइट के पास में आएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास में, और सेल बॉडी से एक्सोन के पास में क्या होता है, कंडक्शन होता है किसका, एक स्टिमुलस का। सबसे पहले कौन रिसीव करता है स्टिमुलस को, इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट रिसीव करता है। ओके मैम, इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो ये क्या होता है बच्चों, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके मैम, तो बच्चों मैं आपको बता रही हूँ गैंग्लिया क्या होता है, इसके लिए मुझे ये सब बातें पहले बतानी पड़ी। देखो बच्चों, सीएनएस में अगर आपके सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप है किसका, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। अब आपको पता चलिए सेल बॉडी क्या है, हर एक सेल के पास में एक सेल बॉडी तो होगी ना। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी अगर आपकी सीएनएस में, तो आप उसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। जैसे मान लो ये आपका सीएनएस होता है, यहाँ पे एक सेल बॉडी पड़ी 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 है, यहाँ पे एक सेल बॉडी, यहाँ पे एक सेल बॉडी, यहाँ पे एक सेल बॉडी। तो ऐसे एक सेल बॉडी का ग्रुप पड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियाई। वहीं सीएनएस में आपका ग्रुप पड़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ किसका, एक्सोन का है। ग्रुप ऑफ एक्सोन पर वैसे एक एक्सोन, इसका एक्सोन यहाँ पे जा रहा है, इसका एक्सोन यहाँ पे, इसका एक्सोन यहाँ पे, इसका एक्सोन यहाँ पे, इसका एक्सोन यहाँ पे, सेल बॉडी का, इस सेल बॉडी का, इस सेल बॉडी का। तो ये ग्रुप ऑफ एक्सोन बन गया। तो उस सीएनएस में ग्रुप ऑफ एक्सोन को क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रैक्ट बोला जाता है, ट्रैक्ट बोला जाता है। सीएनएस में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को तो आपने क्या बोला बच्चों, न्यूक्लियाई बोला, और ग्रुप ऑफ एक्सोन को क्या बोला बच्चों, अपने ट्रैक्ट बोला। किसमें बच्चों, सीएनएस में। देखो सीएनएस में सी आ रहा है, न्यूक्लियाई में सी आ रहा है, ट्रैक्ट में सी आ रहा है, तो आपको इससे कंफ्यूजन होगी, ट्रैक्ट, न्यूक्लियाई और सीएनएस। सीएनएस में ग्रुप ऑफ एक्सोन है ट्रैक्ट, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है बच्चों क्या, न्यूक्लियाई। ओके मैम, फिर बच्चों बात आती है पीएनएस की। फिर बच्चों बात किसकी आती है, फिर आती है बच्चों बात पीएनएस के। पीएनएस में क्या होता है, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, ऐसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो बच्चों, पीएनएस में भी आपके पास में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हो सकती है। एक सेल बॉडी ग्रुप, ऐसे बहुत सारी सेल बॉडी ऐसे पास में पड़ी है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पड़े है। तो ये क्या बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। पीएनएस में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। जब पीएनएस में बच्चों आपके पास में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, आप उसे बोलते हो गैंग्लिया। अब आपको पता चला गैंग्लिया कैसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। और वहीं पे बच्चों जब आपको ग्रुप ऑफ एक्सोन देखने को मिलता है कहाँ पे, पीएनएस में। ये क्या बच्चों, ग्रुप ऑफ एक्सोन है कहाँ पे, पीएनएस में। ये क्या बच्चों, ग्रुप ऑफ एक्सोन है पीएनएस में, तो उसे बोला जाता है बच्चों नर्व। क्या बोला जाता है, नर्व। तो क्या 4 चीजें पढ़ी हमने पढ़ा न्यूक्लियाई, हमने पढ़ा ट्रैक्ट, हमने पढ़ा गैंग्लियन, हमने पढ़ा नर्व। बच्चों सीएनएस में एक्सोन का ग्रुप है तो उसे बोलेंगे ट्रैक्ट। बच्चों सीएनएस में सेल बॉडी का ग्रुप है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियाई। बच्चों पीएनएस में सेल बॉडी का ग्रुप है तो उसे बोलेंगे गैंग्लिया। बच्चों पीएनएस में अगर एक्सोन का ग्रुप है तो उसे बोलेंगे नर्व। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा गैंग्लिया क्या होता है। ओके मैम, यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। इंसेक्टा में क्या होगा बच्चों, इंसेक्टा में ब्रेन होगा, गैंग्लिया होगी और न्यूरल टिश्यू होगा। हाइड्रा में क्या होगा बच्चों, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होगा। और फिर बच्चों जो हम हायर वर्टिब्रा जैसे लाइक ह्यूमन हो गया, इनके पास में कैसा न्यूरल सिस्टम होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स होता है, और हम बोल सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज होता है। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम। हमें हमारे चैप्टर में किसका न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम पढ़ना है।
देखो बच्चों, जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, सीएनएस में होते हैं, पीएनएस में होते हैं। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस की फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों जो सीएनएस है मेरा, सीएनएस में क्या आएगा बच्चों, मेरा ब्रेन आएगा और मेरा स्पाइनल कोड आएगा। सीएनएस का मतलब ये होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम आपके सेंटर में पड़ा हुआ, बॉडी के सेंटर में क्या आपका ब्रेन है, बॉडी के सेंटर में क्या आपकी स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं जो सीएनएस बोलते थे। फिर मैम पीएनएस क्या बच्चों, देखो ये मान लो आपके, ये मान लो किस क्या हो गया, देखो मान लो बच्चों ये क्या होगा, आपका ब्रेन हो गया और ये आपकी स्पाइनल कोड होगी। तो ये तो क्या, इसको मैं रेस करके बताती हूँ आपको, इतना तो समझ में आ गया। ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस में, पीएनएस में। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बॉडी के सेंटर में जो नर्वस सिस्टम पड़ा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। जैसे ये ब्रेन हो गया आपका और इससे निकली स्पाइनल कोड, तो ये तो क्या बच्चों ब्रेन, और इससे निकली बच्चों क्या स्पाइनल कोड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाए बच्चों, आपका सीएनएस बनाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। बच्चों इनसे क्या निकलती है कि नर्व्स निकलती है, ब्रेन से भी नर्व्स निकलेगी, स्पाइनल कोड से भी नर्व्स निकलेगी। जो नर्व्स बच्चों ब्रेन से निकलती है इन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ब्रेन की प्रोटेक्टिंग कौन करता है, क्रेनियम बोन करती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्रेनियम नर्व बोलते हैं। जो आपकी स्पाइनल कोड से नर्व निकलती है इन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो नर्व्स आपकी ब्रेन से निकलती है, जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कोड से निकलती है, वो मिलकर क्या बनाती है बच्चों का पीएनएस बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। ओके मैम, तो सीएनएस समझ में आ गया, पीएनएस समझ में आ गया। ओके मैम, बच्चों फिर क्या कि पीएनएस का एक डिवाइडेशन क्या हुआ, एक बात ध्यान में, सीएनएस जो है आपकी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीएनएस में क्या होगी बच्चों, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो आपकी डाटा आया, जो आपके पास में स्टिमुलस आया, उसका कंट्रोल होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पे होगी बच्चों, सीएनएस में होगी। तो सीएनएस में क्या होता है बच्चों, इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल होता है और इन्फॉर्मेशन की जाती है, प्रोसेसिंग होती है, ये काम कहाँ पे होता है बच्चों, सीएनएस में होता है। ओके मैम, फिर एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चों, आपकी पीएनएस में दो टाइप के नर्व फाइबर बताए हैं। पीएनएस में दो टाइप के नर्व फाइबर बताए, एफरेंट नर्व फाइबर, जैसे मैंने पढ़ा था एफरेंट आर्ट्रियोल, और हमने पढ़ा था एफरेंट आर्ट्रियोल, वैसे ही एफरेंट नर्व फाइबर। ये क्या मतलब क्या होता है, एग्जिट करना, एक का मतलब क्या होता है आना, ऐसे आपने ध्यान रखा था कैसे, ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर किडनी में पढ़ा था। तो बच्चों ये मान लो सीएनएस आपका, और ये आपका कोई ऑर्गन, तो जो नर्व बच्चों ऑर्गन से सीएनएस की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी वो तो आपका एफरेंट नर्व फाइबर, और जो नर्व बच्चों सीएनएस से वापस ऑर्गन पे इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी वो है इफरेंट। जो सीएनएस में एंटर कर रही है, जो सीएनएस की तरफ आ रही है वो तो है एफरेंट, और जो सीएनएस से एग्जिट कर रही है, जो सीएनएस से बाहर जा रही है वो है बच्चों इफरेंट। समझ में आई बात, जो सीएनएस से एग्जिट कर रही है नर्व फाइबर वो तो इफरेंट नर्व फाइबर है, जो सीएनएस में आ रही है वो एफरेंट नर्व फाइबर। ओके मैम, तो ये है बच्चों आपका पीएनएस का एक डिवाइडेशन। नर्व फाइबर के बेस पे दो टाइप की नर्व फाइबर में देखने को मिलती है पीएनएस में, एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर सीएनएस में आती है ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेके, और इफरेंट नर्व फाइबर सीएनएस से एग्जिट करती है कोई इन्फॉर्मेशन को लेके। ओके मैम, फिर बच्चा आपको ध्यान है जो आपका पीएनएस है उसको आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक आपको विसरल नर्वस सिस्टम। ये तीन टाइप का डिवाइडेशन आपके एनसीईआरटी में पीएनएस का दिए हुए। बच्चों जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें कौन रेगुलेट होगा, आपकी स्केलेटल मसल्स रेगुलेट होगी, स्केलेटल मसल्स रेगुलेट होगी। बच्चों जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स रेगुलेट होंगे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। और विसरल नर्वस सिस्टम का नाम इसलिए बच्चों इसमें विसरल ऑर्गन्स जो आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो रेगुलेट होंगे। ओके मैम, पीएनएस को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और किसमें, विसरल नर्वस सिस्टम में। मैम मेरा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसमें आपको कौन कंट्रोल होगा, उसकी आपकी स्कैटर मसल्स कंट्रोल होगी, उस पर इन्फॉर्मेशन किसमें की, स्कैटर मसल्स के पास में आएगी। बच्चों जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें इन्फॉर्मेशन किसके पास में आएगी, बच्चों मेरे स्मूथ मसल के पास में आएगी, मेरे इनवॉलेंट्री मसल्स के पास में आएगी, मेरे ऑर्गन्स के पास में आएगी, इंटरनल ऑर्गन के पास में। वहीं पे जो विसरल मसल्स है उसमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी बच्चों, आपके इंटरनल ऑर्गन के पास में, विसरल ऑर्गन्स के पास में इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके मैम, बच्चों जो आपका एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पीएनएस का टाइप है, पीएनएस का टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस का टाइप है विसरल नर्वस सिस्टम, पीएस का टाइप है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपको दो पार्ट में डिवाइड करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये डिवाइडेशन आपको करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हमारे कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है, हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है। हमने हार्ट वाले टॉपिक में इसको पढ़ा हुआ अच्छे से। वहीं पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो आपकी हार्ट बीट को डिक्रीज कर देगा, आपके कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा। तो ये हम ऐसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस पे काम करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करता है। तो हार्ट आपका इंटरनल ऑर्गन ही तो है, तो इसे दो टाइप का डिवाइडेशन कर सकते हैं इसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे बच्चों आपकी कल की क्लास खत्म होती है, हमने कल की क्लास में इतना ही देखा था। आज की क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो बेसिकली हमने थोड़ा सा देख लिया, डेंड्राइट है, सेल बॉडी, एक्सोन है। फिर भी हम उसको अच्छे से एनसीईआरटी से डिटेल में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ एनसीईआरटी ने। फिर उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सारे बोले जय माता दी, सारे बोलो बच्चों क्या एनसीईआरटी माता कीजिए, जिससे कि एनसीईआरटी हमारे माइंड में फिट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। कल को क्लास को हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके मैम, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम।
हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। हमने पढ़ा था उसमें जो हमारी एल्वियोलाई है वो हमारी फंक्शन यूनिट है किसकी, बच्चों लंग्स की। फिर हमने पढ़ा बच्चों किडनी में हमने फंक्शन यूनिट किसको पढ़ी थी, बच्चों नेफ्रॉन को पढ़ी थी। फिर हमने बच्चों मसल्स में पढ़ा, मसल में हमने हमारी फंक्शन यूनिट क्या पढ़ी थी, बच्चों सार्कोमियर पढ़ी थी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। और हमने इसमें एक एनाटॉमिकल यूनिट और पढ़ी थी, समरी में एक एनाटॉमिकल यूनिट और पढ़ी थी, वो थी कौन, मसल फाइबर, मसल सेल। मसल फाइबर का दूसरा नाम क्या बच्चों, प्यार से मसल सेल बोलते हैं। अब हम पढ़े न्यूरॉन वाला चैप्टर जिसमें हम स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट किसको पढ़े बच्चों, न्यूरॉन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3-4 यूनिट देख ली। किडनी की यूनिट क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है। किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है। हमारे लंग्स की फंक्शन यूनिट क्या है बच्चों, एल्वियोलाई है। बच्चों हमारी मसल की फंक्शन यूनिट क्या है, मसल की सार्कोमियर है। वहीं पे मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों, मसल फाइबर है या मसल सेल है। अब बच्चों हम देखें हमारे न्यूरल सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है बच्चों, न्यूरॉन है। ओके मैम, सब कुछ रिवाइज कर लिया पीछे वाला। फटाफट से पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। कोई भी डाउट आई मन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके मैम, देखो फटाफट से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। ये भी हमने देखा कि हमारा न्यूरॉन कैसी स्ट्रक्चर, जो सेल है तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसके 3 पार्ट है मेनली। एक हमारे पास में ऐसी डेंड्राइट है, ब्रांचिंग निकली हुई है, फिर हमारी सेल बॉडी और फिर एक लंबा सा फाइबर जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोन बोलते हैं। तो मेरे न्यूरॉन के पास में 3 मेजर पार्ट है, कौन कौन से, सेल बॉडी है मैम, डेंड्राइट है मैम, एक्सोन है। और मेरा जो न्यूरॉन है वो कैसी स्ट्रक्चर है मैम, मेरा न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ओके मैम, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं मैम। फिर वो क्या लिखा, द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन ग्रेन्यूल्स बॉडीज कॉल्ड नीसल्स ग्रेन्यूल। देखो बच्चों, मेरा जो सेल बॉडी है मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले तो आप क्या देख लो, ये देख लो किसके नीचे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फिगर 18.1 है। इस चैप्टर का ये पहला फिगर दियो 18.1 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ कि सबसे पहले बच्चों आपके पास में क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है। ये इसको क्या मार्क किया बच्चों, ये जो आपके पास में ऐसे डायग्राम दिखाई, ये क्या बच्चों आपकी सेल बॉडी है, क्या बच्चों सेल बॉडी। ओके मैम, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। इस सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इस सेल बॉडी की सेल की बॉडी है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और सेल बॉडी के अंदर बच्चों क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस मार्क किया होगा। और बच्चों सेल ऑर्गेनल्स भी तो होंगे ना, जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल तो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलती, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसके अंदर इसके टिपिकल सेल ऑर्गेनल होंगे, जैसे न्यूक्लियस है, और भी ऑर्गन होंगे, और उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म होगा। बच्चों इस जो सेल बॉडी होती है इससे बाहर कुछ ऐसे ब्रांचिंग निकली, आपको दिख रही है, मैंने जैसे आपको बना के दिखाया था ऐसे करके, तो मैंने आपको इसके ऐसी ब्रांचिंग बाहर निकल के दिखाई थी। इससे बाहर जो ब्रांचिंग निकलती है, प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, डेंड्राइट कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम किस होता है, जो डेंड्राइट का ही होता है। डेंड्राइट से आगे इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के पास में जाती है, सेल बॉडी से आगे एक्सोन के पास में जाती है। तो बच्चों सेल बॉडी से बाहर ब्रांचिंग निकलेगी, प्रोजेक्शंस निकलेंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे। मैम सेल बॉडी के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है मैम, और सेल बॉडी के अंदर टिपिकल सेल ऑर्गेनल भी है। वहीं पे बच्चों सेल बॉडी के अंदर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर में बनाई हुई एनसीईआरटी में ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों नीसल्स ग्रेन्यूल्स। और ये ग्रेन्यूल्स बच्चों आपको डेंड्राइट में जाते हुए दिखेंगे। ये ग्रेन्यूल्स 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, आपके डेंड्राइट में होते हैं, आपके सेल बॉडी में होते हैं। एक्सोन के अंदर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। दिखा आपको ये ग्रेन्यूल्स एनसीईआरटी ने बना के दिखाए हुए ऑरेंज कलर में। और ये नीसल्स ग्रेन्यूल होते हैं कि ये PYQ, ये होता है RER प्लस फ्री राइबोसोम। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, बट ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था कि नीसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं बच्चों। नीसल ग्रेन्यूल आपका रफ एंडोप्लाज्मिक और फ्री राइबोसोम होते हैं। इसके ग्रेन्यूल्स पड़े रहते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, जो आपके डेंड्राइट में देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपके सेल बॉडी में देखने को मिलेंगे। एक्सोन में ये नीसल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ओके मैम, यहाँ तक का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कोई डाउट है किसी को न्यूरॉन का? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। डेंड्राइट समझ लिया, सेल बॉडी को समझ लिया, नीसल ग्रेन्यूल को समझ लिया, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में टिपिकल सेल ऑर्गेनल है। फिर बच्चों क्या होता है, इस साइटोन से सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। आप देख सकते हो सेल बॉडी को प्यार से साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन भी है। ठीक है बच्चों, तो इस सेल बॉडी से बच्चों एक लॉन्ग फाइबर निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, ऐसे एक लॉन्ग फाइबर एनसीईआरटी निकाल के दिखाए। इस लॉन्ग फाइबर का नाम है बच्चों एक्सोन। इस लॉन्ग फाइबर का नाम क्या बच्चों, ऐसे जो लॉन्ग फाइबर निकला हुआ एनसीईआरटी में, इस लॉन्ग फाइबर का नाम है बच्चों एक्सोन। और इस लॉन्ग फाइबर एक्सोन के बाहर बच्चों एक सेल लिपटी रहती है। 2 सेल नहीं है, देखो एक सेल यहाँ पे ऐसे बना के ऐसे, तो ये 2 सेल नहीं है बच्चों, एक ही सेल है जो एक एक्सोन के अराउंड लिपटी हुई, तो इसको ऐसे करके दिखाते दोनों साइड में। तो ये सेल के बाहर एक ऐसे सेल लिपटी रहती है एक्सोन के पास, जिसका नाम है बच्चों श्वान सेल। क्या नाम बच्चों, श्वान सेल। और श्वान सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे बना दिया, जैसे इस सेल का न्यूक्लियस इधर वाली साइड बना दिया एनसीईआरटी ने, और इस सेल का जो न्यूक्लियस वो इधर साइड बना दिया। ठीक है, तो ये एक ही सेल है जो एक एक्सोन के अराउंड ऐसे लिपटी हुई, दोनों साइड में दिखाया हुआ है। इसका नाम श्वान सेल है और इसमें न्यूक्लियस भी होता है। बच्चों श्वान सेल का काम होता है माइलिन शीथ को बनाना। तो इस जो ये आपका है ना ये एक्सोन, इसके ऊपर ऐसे श्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। श्वान सेल के ऊपर ये क्या नाम है इसका, श्वान सेल के ऊपर क्या करती है, ये श्वान सेल के ऊपर नहीं, ये जो श्वान सेल है वो क्या करती है बच्चों, शिट
ये जो श्वान सेल है बच्चों क्या करती है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट बनाती है। ओके मैम, तो ऐसे श्वान सेल आगे भी होगी और वो क्या करेगी बच्चों, वो इसके ऊपर ऐसे क्या करेगी बच्चों, माइलिन शीट बना देगी। ठीक है बच्चों, तो श्वान सेल लिपटी हुई एक्सोन पे, श्वान सेल के अंदर न्यूक्लियस है, श्वान सेल का काम क्या बच्चों, माइलिन शीट को बनाना। और बच्चों जहाँ जहाँ पे देखो ऐसे माइलिन शीट बन रही है, तो यहाँ पे जो जिसको मैंने क्या किया, ऐसे पर्पल कलर में मार्क किया, तो यहाँ पे माइलिन शीट के एब्सेंट है, यहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है। तो जहाँ जहाँ पे माइलिन शीट के बीच में गैप है, जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है, इसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। एनसीईआरटी मार्क किया नोड ऑफ रेनवियर। तो एक्सोन हो गया, श्वान सेल होगी, नोड ऑफ रेनवियर होगा जहाँ पे माइलिन शीट के बीच में गैप है, जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है। फिर क्या होता है बच्चों, जो ये आपका ये एक्सोन है, या कैसे नीचे टर्मिनल पे, इस पे क्या होती है, ब्रांचें देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। और इसका जो एक्सोन का टर्मिनल है, इस पे ऊपर ऐसे क्या होता है, बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर होती है। आपको दिख रहा होगा बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी ने दिखाई हुई है बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं बच्चों साइनेप्टिक नोड। एक्सोन टर्मिनल पे बच्चों बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और इस साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती है बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होगी बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स होगी। एनसीईआरटी ने लिखी नहीं, बट एनसीईआरटी थ्योरी में दिखाया, डायग्राम में नहीं दिखाया, तो मैं पता होना चाहिए। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती है बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या रहता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऐसे करके बच्चों ये एक्सोन है, इस एक्सोन का टर्मिनल पार्ट पे क्या होता है, ऐसे बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर होती है। एक्सोन के टर्मिनल पार्ट पे क्या होती है बच्चों, ऐसे बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन का टर्मिनल पॉइंट आ गया जहाँ पे एक्सोन खत्म हो गया। और ये क्या, साइनेप्टिक नोब है। साइनेप्टिक नोब बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर है। और इन साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती है जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, क्या होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है। इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या रहता है जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। समझ में आ गई इतनी बात, न्यूरो की स्ट्रक्चर समझ में आ गई मैम। सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है मैम, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसके पास में इसके सेल ऑर्गेनल भी होंगे मैम। सेल बॉडी से बाहर प्रोजेक्शन निकलते हैं, ब्रांचिंग निकलते हैं, जिन्हें बोलते हैं मैम डेंड्राइट। मैम सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल देखने को मिलते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मैम। जो मेरा सेल बॉडी उससे एक लॉन्ग सा फाइबर निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं मैम, एक्सोन बोलते हैं मैम। एक्सोन के बाद श्वान सेल होती है, श्वान सेल क्या करती है मैम, माइलिन शीट बनाती है। श्वान सेल जैसे माइलिन शीट बना रही है, तो माइलिन शीट के बीच में जो गैप, उसे क्या बोला, नोड ऑफ रेनवियर बोला। एक्सोन टर्मिनल पे बच्चों क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। और एक्सोन टर्मिनल पे क्या होती है बच्चों, ऐसे साइनेप्टिक नोब होती है। इन साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। ये है बच्चों आपका न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर, जिसको मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ हमें इसे रीड करना, हमने समझ अच्छे से लिया। देखो बच्चों क्या लिखा है, ए न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। 3 मेजर पार्ट है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन है। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, विच टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड कंटेन ग्रैन्यूल बॉडी को निसल्स ग्रैन्यूल, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, जिसके अंदर टिपिकल सेल ऑर्गेनल होंगे और जिसके अंदर निसल्स ग्रैन्यूल होंगे। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांचेस रिपीटेडली एंड प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो, जो ब्रांचिंग निकली हुई है सेल बॉडी से बाहर, ऑल्सो कंटेन निसल्स ग्रैन्यूल एंड कॉल्ड डेंड्राइट। डेंड्राइट उन्हें बोलते हैं जो ब्रांचिंग निकली, और वो भी क्या करती है जो निसल्स ग्रैन्यूल को कंटेन करती है। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवार्ड द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट क्या करते हैं, सेल, ये जो डेंड्राइट है वो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो क्या, ये जो इम्पल्स है उसको क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये बात ये तो मैंने आपको बताया, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ जाएगा। ये क्या होता है, इम्पल्स के कंडक्शन का सीक्वेंस होता है। द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर, एक्सोन लॉन्ग फाइबर है। दिस डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, इसका जो डिस्टल एंड है एक्सोन टर्मिनल वो कैसे होगा, ब्रांच होगा। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्लभ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। हर जो ब्रांच उस पर क्या होगी, एक बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर होगी, जिसे क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोब बोलेंगे। विच पोजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसमें क्या होगी बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स होगी। कंटेनिंग केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर, उसके अंदर क्या भरेंगे बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहेंगे। द एक्सोन ट्रांसमिट, अब क्या होगा बच्चों, अगेन सिटी क्या बोल रही है, द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, क्योंकि सेल बॉडी क्या कर रही है, एक्सोन की तरफ क्या बोल रही है, इम्पल्स को भेज रही है। तो एक्सोन की तरफ इम्पल्स आ रही है किसकी तरफ से, सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी से जा रही है, अवे जा रही है, सेल बॉडी से अवे, सेल बॉडी से अवे जा रही है, सेल बॉडी से दूर जा रही है, और किसके पास में जा रही है, एक्सोन के पास में जा रही है। ठीक है मैम। एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए साइनेप्स टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो क्या होता है, एक न्यूरॉन, जैसे मैंने आपको न्यूरॉन बना के दिखाया, इसकी साइनेप्टिक नोब होगी, ये न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट होगा, एक मसल होगी। न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे तो क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ अच्छे से। वहीं पे बच्चों क्या होता है, एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया, इसकी साइनेप्टिक नोब होगी, ब्रांचिंग ऐसे करके, और ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये ऐसे आगे दूसरा न्यूरॉन का, और यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग निकली है डेंड्राइट्स। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जंक्शन उसे क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्स बोलते हैं।
और साइनेप्स को अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे भी। तो साइनेप्स क्या होता है बच्चों, जो न्यूरॉन के बीच जंक्शन होता है, वहीं पे बच्चों जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एक न्यूरॉन और एक क्या बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल के बीच जंक्शन होता है। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है बच्चों, इस जंक्शन में रिलीज हो जाता है। जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था ना बच्चों, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, वैसे ही बच्चों साइनेप्स में भी क्या हो सकता है, दूसरे न्यूरॉन यहाँ पे भी क्या हो सकता है बच्चों, क्या बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो सकता है। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में देखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। बच्चों देखो क्या होता है, न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन है बच्चों ये 3 टाइप के हो सकते हैं। किसके बेस पे, इसके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट, कि आपके पास में नंबर एक्सोन का क्या है और नंबर डेंड्राइट का क्या है। जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब इसके पास मल्टीपोल है, बाइपोलर न्यूरॉन मतलब इसके पास में 2 पोल है, और यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब इसके पास में 1 पोल है। देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन तो हमें देखना है इसमें कितने डेंड्राइट है कितने एक्सोन है, क्योंकि एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर के बेस पे हमने इसमें क्लासीफाई किया। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में 2 से ज़्यादा तो क्या होंगे, डेंड्राइट होंगे, और 1 होगा एक्सोन, 1 क्या होगा एक्सोन होगा। तो अभी जो मैंने आपको ऐसे डायग्राम बना के दिखाया, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना के दिया आपको ऐसे करके, इसमें 2 से ज़्यादा डेंड्राइट बना के दिया और आपको 1 एक्सोन बना के दिया। ये किसका डायग्राम है बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही डायग्राम है। जो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम बना के दिया मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है, जिसमें 2 से ज़्यादा डेंड्राइट है, 1 एक्सोन है। और इसके एग्जाम्पल होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपका ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट, उसमें आपको कौन से न्यूरॉन देखने को मिलते हैं बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। आपको याद करना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ब्रेन के मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। फिर आता है बच्चों बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन के पास में क्या होगा बच्चों, 1 डेंड्राइट होगा, इसके पास में 1 ही डेंड्राइट है, और इसके पास में क्या बच्चों 1 ही एक्सोन है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा, इसके पास में 1 ऐसे डेंड्राइट होगा और इसके पास में बच्चों क्या होगा, 1 एक्सोन होगा, इसके ऐसे ब्रांचिंग बना दो। तो इसके पास में 1 डेंड्राइट है, 1 एक्सोन है। ये कैसा न्यूरॉन बच्चों, बाइपोलर न्यूरॉन है। ये मिलता है रेटिना ऑफ आई में, जो आपकी रेटिना है आई की, उसमें क्या मिलता है बच्चों, बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। फिर आगे बच्चों यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है बच्चों, 1 एक्सोन ही होता है, सिर्फ 1 एक्सोन होगा, डेंड्राइट इसके पास में होगा नहीं। ऐसे सेल बॉडी बना दी और इसके पास में क्या बच्चों, 1 एक्सोन है, इसके पास में डेंड्राइट है ही नहीं। तो ये क्या बच्चों आपका यूनिपोलर न्यूरॉन है। ये मिलता है बच्चों आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो, हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास में जो न्यूरॉन होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, बाद में चेंज होकर जाते हैं किसमें बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन में। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में 2 से ज़्यादा डेंड्राइट होगी, 1 एक्सोन होगा। हमने जो एनसीईआरटी में डायग्राम देखा वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का, और इसमें क्या मिलेगा बच्चों, एग्जाम्पल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर न्यूरॉन में 1 डेंड्राइट होगा, 1 एक्सोन होगा, इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर न्यूरॉन में ओनली 1 एक्सोन होगा, डेंड्राइट एब्सेंट होगा, इसके एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये डिवाइडेशन हमने किसके बेस पे किया बच्चों, ये डिवाइडेशन हमने किया है बच्चों किसके बेस पे, नंबर ऑफ डेंड्राइट और एक्सोन के बेस पे। आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लो, समझ में आ गया होगा आपको। मैंने डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की आपको। देखो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, किसके बेस पे बच्चों, एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर के बेस पे हमने न्यूरॉन को कितने टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से, मल्टीपोलर है, बाइपोलर है और यूनिपोलर है। कौन कौन से बच्चों, मल्टीपोलर है, बाइपोलर है और यूनिपोलर है। मल्टीपोलर में क्या होगा, विद 1 एक्सोन एंड 2 और मोर डेंड्राइट, जिसके पास में 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट और 1 एक्सोन है। ये मैंने बताया 1 एक्सोन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट होंगे, इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में क्या होगा, विद 1 एक्सोन 1 डेंड्राइट, बाइपोलर में 1 डेंड्राइट है, 1 एक्सोन है। ये किसमें मिलेगा, रेटिना ऑफ आई में मिलेगा। यूनिपोलर में क्या, सेल बॉडी विद 1 एक्सोन, ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, इसके पास में डेंड्राइट है नहीं, सेल बॉडी है और एक्सोन है। ये क्या है बच्चों, आपके मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर न्यूरॉन है। उसके बाद में बच्चों आप न्यूरॉन्स का एक टाइप से क्लासिफिकेशन और कर सकते हो, एक टाइप से इसका डिवाइडेशन और कर सकते हो, वो भी एनसीईआरटी ने दिया है। कैसे देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सोन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। देखो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड से आपको समझ में आएगा। माइलिन शीथ, माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन है बच्चों जिसके बाहर, जिस एक्सोन के बाहर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन है बच्चों जिसमें एक्सोन के बाहर माइलिन शीथ एब्सेंट है। जो आपको एनसीईआरटी डायग्राम दिया वो माइलिनेटेड न्यूरॉन का दिया गया, जिसमें एक्सोन के बाहर माइलिन शीथ को बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। और ऐसे आपको एग्जाम्पल, ये किसका डायग्राम, मल्टीपल न्यूरॉन का है। तो एनसीईआरटी ने आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन और मल्टीपल न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल विच फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। देखो इसमें क्या मिलेगी, एक्सोन के बाद में श्वान सेल मिलेगी, और श्वान सेल क्या करेगी बच्चों, माइलिन शीथ को बनाएगी। और जो आपका डायग्राम में दिखाई गया, और माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवी बोलते हैं। वहीं पे बच्चों जो आपका ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, देखो आपका जो न्यूरॉन है वो 2 टाइप का हो सकता है, माइलिनेटेड हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। नॉन माइलिनेटेड हो सकता है बच्चों, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन इसमें श्वान सेल प्रेजेंट है, और वो श्वान सेल क्या करिए बच्चों, माइलिन शीथ को बना रही है।
माइलिन शीट को बनाया, जो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया गया। बच्चों नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल प्रेजेंट है, श्वान सेल हो सकती है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल हो सकती है, बट माइलिन शीट नहीं बनेगी। वो श्वान सेल माइलिन शीट नहीं बनेगी, श्वान सेल प्रेजेंट होते हुए माइलिन शीट नहीं बनेगी। वो होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं जिसमें श्वान सेल प्रेजेंट है और माइलिन शीट बना रही है। माइलिनेटेड न्यूरॉन के एग्जांपल आपके क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, जो मैंने आपको बताई थी। क्रेनियल नर्व जो आपके ब्रेन से निकलेगी, स्पाइनल नर्व जो आपके स्पाइनल कोर्ड से निकलेगी, उसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। वहीं पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के आपको एग्जांपल याद है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस का, पीएनएस के टाइप है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनमें क्या होते हैं बच्चों, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। वापिस से सुनेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन वे न्यूरॉन है जिनके बाहर माइलिन शीट प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वे न्यूरॉन है जिनके बाहर माइलिन शीट एब्सेंट है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो श्वान सेल है वो माइलिन शीट बना रही है, और इसका एग्जांपल है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। वहीं पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल तो है मैम, बट वो माइलिन शीट नहीं बना रही। इसके एग्जांपल है सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेरा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बस इसका एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, ये बात एनसीईआरटी लिख के दी है। देखो, there are two type of axon, namely myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fiber are enveloped with schwann cell which form a myelin sheath. श्वान सेल प्रेजेंट है और वो क्या करिए बच्चों, एनवेलप है श्वान सेल बाहर, और वो क्या करिए बच्चों, माइलिन शीट बना रही है। ओके मैम। अराउंड द एक्सोन, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीर। दो माइलिन शीट के बीच जो गैप है उसे क्या बोला बच्चों, रोड ऑफ रेनवीर, नॉर्थ ऑफ रेनवीर बोला। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल। कहाँ पे मिलेगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्रेनियल नर्व में मिलेगा, स्पाइनल नर्व में मिलेगा। अनमाइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड बोलो या फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन बोल दो। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट। वो श्वान सेल से एनवेलप्ड है एक्सोन में हमारा, बट वो क्या कर रहा है, माइलिन शीट नहीं बना रहा। एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और कहाँ पे मिलेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मिलेगा और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मिलेगा। फटाफट से मैं चैप्टर को इस टॉपिक को कंपाइल करूंगी, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। फिर हम क्या करेंगे, इस क्लास को एंड करेंगे। जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे बच्चों मैंने न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट टॉपिक को स्टार्ट किया न्यूरल सिस्टम का, उसमें फर्स्ट यानी कि न्यूरो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसके तीन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट होता है, एक्सोन होता है, सेल बॉडी से। मैम सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल बॉडी के अंदर टिपिकल सेल ऑर्गन मिलेंगे, सेल बॉडी के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, नीसल्स ग्रैन्यूल देखने को मिलेंगे। नीसल्स जो सेल बॉडी उससे बाहर ऐसे ब्रांचें निकली रहती है, प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जो क्या करते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल को कंटेन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और डेंड्राइट क्या करते हैं बच्चों में इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो नीसल्स ग्रैन्यूल डेंड्राइट में भी, नीसल्स ग्रैन्यूल सेल बॉडी में भी, नीसल्स ग्रैन्यूल एक्सोन में एब्सेंट होते हैं। और नीसल्स ग्रैन्यूल है क्या बच्चों, फ्री राइबोसोम प्लस आर्कियर। फिर बच्चों में सेल बॉडी से एक लॉन्ग फाइबर निकलते हैं, उस लॉन्ग फाइबर के अराउंड श्वान सेल है, श्वान सेल क्या करती है बच्चों, माइलिन शीट को बनाती है। दो माइलिन शीट के बीच जो गैप है बच्चों क्या है, नोड ऑफ रेनवीर है। फिर बच्चों जो एक्सोन है वो नीचे एक्सोन टर्मिनल पे क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। उस ब्रांचिंग में कहते हैं बच्चों एक लास्ट में एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। उस साइनेप्टिक नोब में कहते हैं बच्चों साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होंगे बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज होते हैं जिसे मोटर एंड पेड बोलते हैं, और हमारे साइनेप्स पे रिलीज हो सकते हैं। ओके मैम। बच्चों जो मेरे न्यूरोन है उनको मैं तीन टाइप में डिवाइड कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर में दो से ज्यादा डेंड्राइट होंगे, एक एक्सोन होगा, एग्जांपल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आपको डायग्राम एनसीईआरटी बना के दिया है। वहीं पे मैम मेरा जो बाइपोलर उसमें एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सोन होगा, इसका एग्जांपल है रेटिनोफाइट। यूनिपोलर का एग्जांपल है बच्चों जिसमें सेल बॉडी होगी, एक्सोन होगा, आपके पास में डेंड्राइट नहीं होगा, इसका एग्जांपल है बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज। वहीं पे बच्चों आपके पास में दो टाइप के न्यूरॉन हो सकते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में बच्चों श्वान सेल ने क्या किया बच्चों, माइलिन शीट को बनाया, स्पाइनल नर्व में, क्रेनियल नर्व में मिलेंगे। वहीं पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या बच्चों, श्वान सेल है वो क्या नहीं करी, माइलिन शीट को नहीं बना रही, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।